So in design of Bode plot, first we will see what are the different steps, or we can say what is the procedure to sketch the Bode plot. In our previous lecture, you have seen that different type of transfer functions are given. We have considered only open loop transfer function. As I told you, for Bode plot you have to consider only open loop transfer function for sketch of Bode plot. इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद आपको उसका फेस फाइंड करना था और दोनों प्लॉट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने थे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी मींस जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस थी वो कैसी होनी चाहिए थी, लॉगरिथमिक स्केल पे, ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि जो मैग्नीट्यूड एक्सिस है वो डीबीज में होगी या फिर एंगल वाली एक्सिस है वो डिग्रीज में होगी, बट जो एक्स एक्सिस है या फ्रीक्वेंसी एक्सिस है वो लॉगरिथमिक एक्सिस होगी। तो इसलिए वन एक्सिस ऑन लॉग स्केल, अनदर एक्सिस ऑन नॉर्मल स्केल, इसलिए इसको हमने कहा सेमी लॉग स्केल, ठीक है, या सेमी लॉग जो ग्राफ पेपर आता है उस पर आपको प्लॉट करना है। तो जो हम प्रोसीजर सभी बताएंगे वो तो आप ध्यान से समझना ही है। साथ साथ ये देख लीजिए कि बोडे प्लॉट कभी भी प्लॉट करना है नॉर्मल ग्राफ पेपर पे नहीं करना है। मार्केट में या किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर मिलता है, वहां से आपको बाई करना है। सेमी लॉग पेपर पे ही आपको हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है बोडे प्लॉट को स्केच करने की, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे, अभी तो हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से बोडे प्लॉट करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको क्या होगा, बोडे प्लॉट दिया होगा और उससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है। तो अभी के लिए ट्रांसफर फंक्शन और उससे बोडे प्लॉट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप बनाएंगे उसको। देन उसका आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले आपको जितने भी एस हैं उसको जे ओमेगा से रिप्लेस करना है। कोशिश ये करना है कि उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को आपको चेंज करना है। मतलब एस प्लस समथिंग का अगर फॉर्म दिया है तो उसको 1 प्लस एस के फॉर्म में आपको बनाना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप आपको मैं नोट डाउन करवा रहा हूं। As I told you कि जो GSHS में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करना है और जो भी एस है उसको जे ओमेगा से रिप्लेस करना है। हम जब एग्जांपल लेंगे तब आपको सारे स्टेप्स 1 बाय 1 क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, ड्रॉ ए लाइन एट 20 log k इज अ सिस्टम गेन। तो जो भी सिस्टम गेन होगा उसको आप लॉग लेंगे बेस 10 पे और फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीबी में चेंज हो जाएगा। तो जो डीबी एक्सिस है उस पे आप लोकेट करेंगे कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है और उस वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ठीक है। स्टेप 3, Step 3 is draw a line of slope depending upon number of poles and zeros at origin passing through 0 dB line at omega equals to 1। देखिए ये जो स्टेप 3 है इट इज नॉट मैंडेटरी स्टेप, बिकॉज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इन लाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सपोज कि आपकी फ्रीक्वेंसी स्केल काफी एक्सटेंड हो जाती है, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हायर फ्रीक्वेंसी स्केल इंक्लूड हो रही है, तो उस केस में आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास स्केल होती है, ठीक है। स्केल उसी की लाइन के पैरेलल में आपको मूव करानी है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी पेपर पे स्केल रखते हैं और स्केल को मूव करते हैं, जैसे सपोज ये पेंसिल है और इसको आप किसी लाइन के पैरेलल मूव करते हैं तो पेंसिल थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गई या स्केल आपकी टिल्ट हो गई तो स्लोप चेंज हो जाएगा।
तो जो ग्राफ एग्जैक्टली दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बट इनिशियली समझने के लिए स्टेप जरूरी है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि स्लोप्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, स्लोप कैसे ड्रॉ करना है, आप किसी भी ग्राफ में डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, step number 4 is shift this point on 20 log 10k line, this, जैसे हमने कोई स्लोप ड्रॉ किया, ठीक है, और इनिशियल सिस्टम गेन इज गिवन, तो सिस्टम गेन सपोज 20 लॉग के वो 40 dB आ रहा है या 45 dB आ रहा है, तो आप उस स्लोप वाली लाइन को 45 dB अबव शिफ्ट करेंगे क्योंकि इनिशियल मैग्नीट्यूड इज देयर, ठीक है। एंड ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू द लाइन ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्टेप 3, और स्टेप 3 में फिर जैसे स्लोप है 20 dB का, अगर -20 dB पर डिकेट का स्लोप था तो उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कहां से, जो 20 log 10 के मैग्नीट्यूड प्लस वो जो स्लोप उतने मैग्नीट्यूड से शिफ्ट होगा वहां उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करना देखेंगे, क्योंकि अभी जब तक आपको ऐसे एक्सप्लेन करते रहेंगे समझ में नहीं आएगा। इसके पहले मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी हम सारे स्टेप्स को समराइज कर रहे हैं, फिर इस पे हम एग्जांपल्स करेंगे। दिस शोज द एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ड्यू टू के एंड मैग्नीट्यूड ड्यू टू पोल्स एंड जीरोस एट द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर ओरिजिन पे पोल है तो कितना मैग्नीट्यूड लाता है 20 dB का, और 20 log के अगर 45 dB का लाया है तो 20 + 45 कितना हो जाएगा इनिशियल मैग्नीट्यूड, 65 dB, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप 5 इज चेंज द स्लोप एट ऑफ लाइन एट डिफरेंट कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। हमने कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का कंसेप्ट आपको बताया था, जितने भी टर्म्स होंगे चाहे वो जीरोस में हो, मींस न्यूमरेटर में हो या फिर पोल्स में हो, उनकी हर एक टर्म की एक अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सेप्ट पोल्स और जीरोस एट ओरिजिन, हर एक की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होंगी मींस उतने टर्म्स ऐड हो रहे हैं सिस्टम में, या तो पोल्स ऐड हो रहे हैं या फिर जीरोस ऐड हो रहे हैं, हर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे स्लोप चेंज होगा। कैसे, सपोज इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड है और एक नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई 5 रेडियन पर सेकेंड, उस पर एक टर्म ऐड हो गया 1 + s/5, तो वो पोल है अगर, तो उसका स्लोप अपने आप में क्या होगा, -20 dB पर डिकेड, और पहले से -20 dB पर डिकेड चल रहा था, तो 5 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे अब स्लोप कितना हो जाएगा, -20, और -20 नेट कितना हो जाएगा, -40 dB पर डिकेड। अब सपोज एक 0-10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे ऐड हो गया तो उसका स्लोप कितना होगा, +20, और पहले से अब कितना आ रहा था, -40, तो -40 + 20 इज -20 dB। तो हर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे स्लोप चेंज होते रहेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग ये है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपको बहुत ही मींस केयरफुली ऑब्जर्व करनी है या फाइंड आउट करनी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज में आपने मिस्टेक कर दी, पूरा प्लॉट गलत हो जाएगा, और प्लॉट चूंकि एग्जामिनर के सामने एक एज ए होल दिखेगा, तो जैसे आपको उसको दिखेगा नहीं ये स्लोप गड़बड़ है या यहां पर चेंज होना चाहिए था, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे चेंज कर दिया, 0 मार्क्स। उसमें कोई भी स्टेप मार्किंग जो है कंसीडर नहीं की जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने प्लॉट गलत किया है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन भी गलत की होगी, ऐसा एग्जामिनर समझता है, ठीक है। स्टेप 6 इज प्रिपेयर द फेज टेबल। फेज मींस एंगल टेबल। उसमें क्या करना है आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक फर्स्ट कॉलम ओमेगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, फिर जितने टर्म्स होंगे उतने tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tan इनवर्स ऑफ उतने एंगल्स का कॉलम होगा। हर एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो सारे एंगल्स आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक फेज टेबल बन जाएगी। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फेज एंगल, फिर तो नेट फेज एंगल आपको कैलकुलेट करना है। प्लॉट दीज फेज पॉइंट्स एंड ड्रॉ द फेज एंगल कर्व्स, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एंगल का प्लॉट करना है आपको सेमी लॉग पेपर पे, और जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको आप
ज्वाइन करेंगे तो फेज एंगल कर्व मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप 7, लोकेट गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी लोकेट करना है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कहां पर लोकेट होगी, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। एंड देन एक्सटेंड दिस पॉइंट ऑन द फेज एंगल प्लॉट। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड प्लॉट के जस्ट बिलो आपको फेज एंगल प्लॉट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लाइंस भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा जो है फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। अब आप कहेंगे कि अभी तक हमने गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन नहीं बताया, तो ये नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आप प्लॉट देखेंगे, फिर हम इसको स्टेप 7 को सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड लोकेट फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, फेज प्लॉट में फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, एक्सटेंड दिस पॉइंट अप ऑन द मैग्नीट्यूड प्लॉट, जो इसके ऊपर आप मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे डॉटेड, जहां पर उस मैग्नीट्यूड कर्व को या ग्राफ को कट करेगा उसका आप मेजर करेंगे, वो आपको गेन मार्जिन दे देगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा इसके बेसिस पे हम, तो ये अभी स्टेप हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, स्टेप 7, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर फाइंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम। तो स्टेप 8 में क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 7 comment on the stability। ठीक है, comment on the stability from gain margin and phase margin और ओमेगा जी एंड ओमेगा पी, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस। तो ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना है किसी भी बॉडी प्लॉट को प्लॉट करने में, बॉडी डायग्राम को। ठीक है, तो आइए इन स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हर एक स्टेप को हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। So here is the example. This is very simple example. Draw the Bode plot whose loop transfer function is GSHS. GSHS means this is open loop transfer function. K upon S, S plus 1, S plus 2 for K equals to 10. K क्या है, सिस्टम गेन है, सिस्टम गेन इज गिवन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम गेन गिवन नहीं होता तब भी हम फाइंड कर सकते थे, सिस्टम गेन गिवन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा था कि इसको हमें टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करना है और s को j ओमेगा से रिप्लेस करना है। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या था, 1 प्लस s का फॉर्म था। जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यहां पे k एज इट इज, या k के प्लेस पे आप 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 10 से रिप्लेस कर देता हूं, 10 अपॉन s। ये जो s प्लस 1 है इसको हमने 1 प्लस s लिख लिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन s प्लस 2 को अगर 1 प्लस s लिखना है तो इसमें आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 2 आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस s बाई 2 फॉर्म बन जाएगा और यहां आउटसाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स 5 अपॉन s 1 प्लस s 1 प्लस s बाई 2। दिस इज GSHS now. Now replace s by j ओमेगा। ठीक है, ये स्टेप 1 है, मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज किया। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करने के बाद हम s को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जी जे ओमेगा, j ओमेगा से, तो ये हो जाएगा जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा 5 अपॉन s 1 प्लस जे ओमेगा, और इस ये जो s है इसको भी आप जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे। एंड दिस विल बिकम j ओमेगा बाई 2। j shows imaginary term,
राइट। तो जे को आप सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं। अब आप इसमें ये देखिए, जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं आप यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्टेप 3 या स्टेप 4 में हमने आपको बताया था जितनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हैं, तो आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज यहां पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखिए, यहां पे एक पोल है एट ओरिजिन, वन पोल एट ओरिजिन, कौन सा, दिस, ठीक है। दिस इज सिंपल पोल, ठीक है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी का टर्म है ओमेगा, उसका जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे जे ओमेगा में जे तो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को कोफिशिएंट कितना है 1, तो उसका जो इनवर्स होगा दैट विल बी द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 विल बी 1। नेक्स्ट, दिस इज अनदर सिंपल पोल, और इस सिंपल पोल की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा 2, ओमेगा बाई 2 है, तो ओमेगा बाई 2, ओमेगा का कोफिशिएंट कितना हो गया, हाफ, हाफ का इनवर्स कितना हो गया 2। तो दिस इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। देखिए ये जो तरीका है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करने का, इसलिए है कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन जब आप इसमें यूज टू हो जाएंगे, काफी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना सब कुछ आप करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन है तुरंत ही विद इन ए मिनट माइंड में हो जानी चाहिए, ठीक है, विद इन ए सेकेंड, नॉट ए मिनट। 1 मिनट में तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इतना टाइम नहीं मिलता। तो विद इन ए सेकेंड, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में सारी कैलकुलेशन अपने आप माइंड में हो जानी चाहिए। तो आप यहां पर देखिए, इस टर्म पे फोकस कीजिए, जो s प्लस 2 है, तो प्लस 2 जो s के साथ जितना भी एडिशन में है न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट विल बी द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। इसमें s प्लस 1, s के साथ जो भी कोफिशिएंट में s प्लस 5 होता तो 5 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाती। और ये जो सिंपल ये s है, दिस रिप्रेजेंट्स द पोल एट ओरिजिन, दैट्स इट। तो यहां पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स, और वहां ये इसलिए 1 प्लस जे ओमेगा में चेंज किया है। जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी को आप कंपेयर करते हैं, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में 1 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी है, ये कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज द वे टू जज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अभी इस यहां पर तो हमने ऐसे मेंशन कर दिया एरोज से, अदरवाइज आपको एरोज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर एक टेबल बनानी है, ठीक है, पोल्स लिखने हैं या जीरोज लिखने हैं, और उसके सामने उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। जैसे हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं और यहां पर हम लिखते हैं पोल्स जीरोज, ठीक है, यहां पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज और यहां पर स्लोप, ठीक है। तो ये टेबल हम थोड़ी देर में देखेंगे। आगे हम 1-2 स्टेप्स अभी आपको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, अभी स्टार्टिंग है, तो इसलिए टेबल हम बाद में देखेंगे। नाउ स्टेप 2, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट। देखिए सबसे पहले यहां जो सिस्टम गेन, अब फाइनल टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो सिस्टम गेन आया है, दैट इज, अगर इनिशियली k था तो अब इसको हम k डैश एज्यूम कर लेंगे, दैट इज 5। दिस इज आवर सिस्टम गेन अंडर कंसिडरेशन नाउ, ठीक है। b वो वैसे तो हमने मेंशन कर दिया है ऊपर, लेकिन फिर से हम लिख रहे हैं, दिस इज इन स्टेप 2, 1 पोल एट ओरिजिन, है ना। c 2 सिंपल पोल, ठीक है। तो 2 सिंपल पोल, इनके टाइम कांस्टेंट्स क्या हैं, t1 1
और T2 1/2। ये टाइम कांस्टेंट्स हैं। तो इनकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 या ओमेगा C1 1 रेडियन पर सेकेंड और ओमेगा 2 या ओमेगा C2 2 रेडियन पर सेकेंड, जो कि हमने पहले ही शॉर्ट में आपको बता दिया था, ये वाला पोर्शन, दिस वन। ठीक है, तो दिस इज इन स्टेप 2, उसको हमने समराइज कर दिया यहां पे, राइट। अब आपको पता है कि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कितने पोल्स कितने जीरोस, यहां पर कोई जीरोस नहीं है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, आप हर एक टर्म का मैग्नीट्यूड सेपरेटली फाइंड करें या नेट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। जैसे हमारे पास से जो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा फाइनली आया, इसको हम अगर इक्वेशन 2 लिख दें और जो गिवन था इसको हमने इक्वेशन 1 मेंशन किया, तो इक्वेशन 2 में अगर डायरेक्टली इसका हम गेन फाइंड आउट करें, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि आप डायरेक्टली करें। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, देन फर्दर जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। तो स्टेप 3 में एक एक टर्म लेंगे, जैसे हमने किया 1 पोल एट ओरिजिन। ठीक है, सेकेंड सिंपल पोल्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये कंसीडर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे और हर एक टर्म के लिए स्लोप जो हमने यहां पर डिफाइन करना है, कितना स्लोप वो प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो इसमें सिस्टम गेन k डैश इक्वल्स टू 5 है, उसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका नेट मैग्नीट्यूड लिखने से पहले एक एक स्टेप का मैग्नीट्यूड हम देखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फर्स्ट ड्यू टू सिस्टम गेन k डैश इक्वल्स टू 5, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 log, दैट इज 20 log बेस 10 5, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 13.97 dB। आप इसको अप्रॉक्स मत करिएगा 14 dB, 30.97 है तो 30.97 ही रहेगा। हाँ, आप कहेंगे कि ग्राफ पेपर पे स्केल अगर लार्जर लेंगे तो 13.97 में मिल जाएगा, सपोज मैग्नीट्यूड हाइयर आ रहा है तो आप इसको अप्रॉक्स 14 dB प्लॉट कर सकते हैं। ये सिस्टम गेन k है, तो इसकी वजह से जो स्लोप होगा वो कितना होगा, ये स्लोप 0 dB पर डिकेड और पर ऑक्टेव, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, स्लोप प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड, जो पोल एट ओरिजिन है, वन पोल एट ओरिजिन, ये कितना स्लोप प्रोवाइड करेगा, यहां पर आप लिखेंगे कंट्रीब्यूट -20 dB पर डिकेड। स्लोप, and this slope will be the initial slope। अब आप देखो कि ये इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड है, बट इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 13.97 dB। तो ये 13.97 dB जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसमें ये स्लोप वाली लाइन जो है इतना शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। अगर इनिशियल मैग्नीट्यूड 0 dB होता तो ये -20 dB पर डिकेड की लाइन हम ड्रॉ कर सकते थे डायरेक्टली, और वो 20 dB प्लस से स्टार्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पर 13.97 dB मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लाइन मैंने आपको बताया था स्टेप 3 में कि ये लाइन 13.97 से पहले शिफ्ट हो जाएगी। वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस या फ्रीक्वेंसी एक्सिस के, फिर उस लाइन से हम -20 dB पर डिकेड का स्लोप ड्रॉ करेंगे। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब ये इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा 1 इक्वल्स टू, इसकी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, नो, दिस इज
दिस इज पोल एट ओरिजिन, इसकी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये पोल कहां पर इंटरसेक्ट करेगा फ्रीक्वेंसी एक्सिस को? दिस स्लोप लाइन इंटरसेक्ट फ्रीक्वेंसी एक्सिस एट ओमेगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0 dB, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, ये जो वन पोल एट ओरिजिन है, ये क्या करेगा कि जो 20 log K वाली लाइन है, इसको 14 dB मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसको उतने से शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट टर्म। कौन सा नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म आता है 1 प्लस जे ओमेगा, दिस वन 1 प्लस जे ओमेगा टर्म, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहां पर देखिए, ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड। तो जे ओमेगा स्लोप कितना प्रोवाइड कर रहा था? -20 dB पर डिकेड। ये प्रोवाइड कर रहा था -20 dB पर डिकेड, और ओमेगा एन इक्वल्स टू 1 एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे भी -20 dB पर डिकेड होगा स्लोप। तो नेट स्लोप कितना हो जाएगा? पहला और ये मिला करके टोटल हो जाएगा -40 dB पर डिकेड का स्लोप। तो -40 dB पर डिकेड का स्लोप इन दोनों टर्म को मिला करके -40 dB पर डिकेड का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस जे ओमेगा term is having corner frequency, so at omega 1 net slope will be -20 dB per decade plus -20 dB per decade equals to -40 dB per decade। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां तक हम पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे।